साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज आपको महिला पर्यवेक्षक 2025 की जो तैयारी करवाई जा रही है उसके लिए मैं पोषण एवं स्वास्थ्य रिलेटिव आपके लिए आज क्लास नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हूँ। जो आपके अभी फेब में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम तैयारी क्लासेस आपके एमसीक्यू क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आपको एमसीक्यूज़ में जो भी हमारा जो एमसीक्यूज़ रहेंगे इनमें आज आपको पोषण एवं स्वास्थ्य में अब हम आगे के आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए चल रहे हैं। ये पूरे जो हमारी सीरीज चल रही है पोषण और स्वास्थ्य में, अभी टॉपिक जो है आपका उसमें आज हम आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं, साथ में मैं उसकी डिटेल भी लेकर आई हूँ ताकि डिटेल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उनको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो प्लीज़ सबसे पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दें। स्टार्ट होने वाली है हमारी क्लास, एमसीक्यूज आने वाले हैं, उससे पहले प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। अगर आप कोई भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो हमारी जो पोषण एवं स्वास्थ्य में आज हम क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने वाले हैं, इनको देखने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो हमारी अल्टरनेटिव क्लासेस डलती हैं जिसमें मैं आज आपको पोषण एवं स्वास्थ्य करवा रही हूँ, फिर इसके बाद मैम आपको बाल विकास से रिलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो वर्ग 2 वर्ग 3 आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हैं। बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाता है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो चलिए, आई होप आप लोग शेयर कर चुके होंगे क्लास को और मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया है कि पाचन तंत्र के किस भाग में यकृत से पित्त आता है। अब आपको इसके बारे में बताना है। देखिए, पोषण भी है, स्वास्थ्य से रिलेटिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपके पूरे ह्यूमन बॉडी के से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब टाइप के करवाती हुई चल रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलें, बहुत अच्छे तरीके से उनको देखते हुए चलें। तो पाचन तंत्र में आपसे पूछा गया है, 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए आंसर दीजिएगा अब इस क्वेश्चन का। अमाशय, ग्राशनली, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनमें से आपको क्वेश्चंस देने हैं, आंसर सॉल्व करते हुए चलना है ताकि आप सारे आंसर्स आप देते हुए चलें। सब आंसर्स के सारे जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनके जो आंसर रहेंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। क्या बोला है? पाचन तंत्र के किस भाग में यकृत से पित्त आता है, मतलब यकृत में जो पित्त आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? छोटी आंत से आ रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपकी ग्रहणी होती है वो जो आपकी छोटी आंत का पहला भाग होता है। ग्रहणी क्या होता है? जो आपकी स्मॉल इंसेंटाइन होती है उसका क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है आपका यकृत से पित्त प्राप्त करता है। ये यकृत से क्या करता है? पित्त प्राप्त करता है। अब पित्त उत्पन्न कहाँ से होता है? अब हम ये देखते हैं जो पित्त रस है, बाइल जूस है, वो उत्पन्न कहाँ से होता है पहले वो देख लेते हैं। पित्त यकृत द्वारा निर्मित होता है। पित्त जो होता है वो किसके द्वारा? यकृत द्वारा निर्मित होता है, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। और कहाँ पे जाकर संग्रहित हो जाएगा? कहाँ पे जाके वो इकट्ठा होगा? आपका पित्ताशय में जाके एकत्रित होता है। फिर इसके बाद अब इसका पित्त का मोचन कैसे होगा ये देख लेते हैं। जब भोजन, विशेषकर वसा, ग्रहणी में प्रवेश करता है। भोजन में मतलब जो वसा होता है वो कहाँ पर प्रवेश कर रहा है? ग्रहणी, मतलब आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें। तो सामान्य पित्त वाहिनियों के माध्यम से पित्तरस पित्ताशय से पित्तरस मुक्त होता है। आप जब वसा युक्त भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सो सामान्य पित्त वाहिनी, जो पित्त वाहिनियाँ होती हैं उनके माध्यम से पित्ताशय से पित्त क्या होने लगता है? धीरे धीरे निकलने लगता है, यानी मुक्त होने लगता है। अब इसकी भूमिका क्या रहती है, मतलब इसका काम क्या रहता है, ये क्यों यूज होता है? तो पित्त क्या होता है? ये लवण होता है। पित्त क्या होता है? एक लवण होता है जो वसा के पाइसीकरण, मतलब वसा को पचाने में मदद करता है। वसा को क्या करता है? पचाने में मदद करता है। इसे लाइपेज एंजाइम द्वारा आसानी से क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। ये भी आपको देखना है। देखिए, मैंने पूरा उसका डिटेल भी समझा दिया है पित्तरस के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? अब आपको ये बताना है कि पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अब इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, साथ में उसके आंसर्स भी देते हुए चलिएगा। तो इसका आंसर आप लोग लगा दिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, वो आपके पेट में क्या होता है? स्रावित होता है। अब देखिए इसके
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, ये पेट की परत में स्थित जो आपकी पेराइटल कोशिकाएं होती हैं। कौन सी, याद रखना कि पेट में कौन सी कोशिका होंगी जहाँ से ये स्रावित होगा, तो पेराइटल कोशिकाओं से ये स्रावित होता है, जिन्हें ये क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिनटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आपका ऑक्सिनटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। कौन सी, पेराइटल कोशिकाओं और द्वारा क्या करता है, ये उत्पादित यानी निकलता है। ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और उनको पचाने में हमारी मदद करता है। भोजन को तोड़ने, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में भी मदद करता है। पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिनोजेन से इसके निष्क्रिय रूप से पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिनोजेन जो होता है, अगर ये निष्क्रिय हो जाता है तो उसके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, सक्रिय कर दिया जाता है। भोजन के साथ ग्रहण किए गए हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार दे, क्योंकि एसिड होता है, आपका अम्ल होगा, एसिड होगा, तो अगर कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं भोजन द्वारा, तो उन्हें क्या कर देता है, मार देता है। आपको पता है एसिड अगर हम किसी चीज़ पे भी डालेंगे तो वो जल जाता है, मतलब वो चीज़ खत्म हो जाती है। ऐसे ही भोजन में ये करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अमाशय की दीवार में उपस्थित जठर रस ग्रंथियां किसका स्रावण नहीं करती। अब आपको ये बताना, जठर रस जो होता है वो किसका स्रावण नहीं करता, नहीं, लार, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिकम या स्लेज्म। अब इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। सब लोग डालते हुए चलेगा, प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। साथ में ही आप लोग प्लीज़ पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लार। क्या नहीं करता, लार का स्रावण नहीं करता। क्या बोला, अमाशय की दीवार, क्योंकि लार का स्रावण क्या होता है, लार ग्रंथियों से होता है, जो आपके मुंह में कितनी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा इनका स्रावण होता है। आप देखो, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म, ये सब पेट है यानी अमाशय की दीवारों से क्या होता है, आपका स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचन प्रक्रिया के लिए आमाशय विभिन्न पदार्थों के स्रावण के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब हमें देखिए, हमें हमारे भोजन को पचाना है, उसमें बहुत ज़्यादा कठोर भी है, नरम भी, सब टाइप का आप भोजन ग्रहण करते हैं। अब उनको पचाने के लिए आपको जो जितने भी रसों का स्रावण होता है वो आपके कहाँ से हो रहा है, अमाशयों से हो रहा है। पेप्सिन जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित एवं एंजाइम है। पेप्सिन किससे, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। अगर आप प्रोटीन युक्त कुछ खा रहे हैं तो उसका पाचन करने के लिए आपका कौन सा होगा, पेप्सिन होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जठर ग्रंथियों की दीवार से स्रावित होता है। ये जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होगा। ये जठर ग्रंथि की जो दीवार है वहाँ से स्रावित कौन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो रहा है। ये क्या करता है, ये अम्लीय वातावरण बनाकर रखता है और पाचन एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है। पाचन एंजाइम जो होते हैं उनको क्या करके रखता है, सक्रिय करके रखता है। ये भोजन को तोड़ता है और ये भोजन को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, बांट देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा का उत्पादन अम्लीय वातावरण और पाचन एंजाइम के आमाशय के अक्सर स्तर की रक्षा करने के लिए होता है। अब देखिए, श्लेष्म में क्या होता है, अब श्लेष्म में का भी निर्माण कहाँ से हो रहा है आपका, तो आपका जो अमाशय है उसकी दीवारों से। क्यों हो रहा है, देखिए, अम्ल का निर्माण हो रहा है आपके शरीर में। अब अम्ल से यानी जो एसिड होता है उससे आपके शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। उसके नुकसान को बचाने के लिए श्लेष्म जो होता है उसका क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। मतलब चिकनाहट होती है जो आपके कहाँ पर, पूरे पेट यानी शरीर में जहाँ पे भी एसिड का निर्माण हो रहा है वहाँ पे जाकर जम जाती है। तो जो आपकी स्किन है उसकी क्या करके रखती है, वो रक्षा करके रखती है, श्लेष्म। तो ये श्लेष्म आपके श्लेष्म हो गया, फिर इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और पेप्सिन हो गया। ये सब कहाँ से स्रावित हो रहे हैं, अमाशय से स्रावित हो रहे हैं। देखिए, अब आगे देखते हैं। हालांकि लार जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती, ये मुख में लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होती। आपके मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे ये उत्पादित होती हैं, जो पाचन की प्रारंभिक प्रक्रिया में मदद करती है। जब आप मुंह में, देखिए, मुंह में भोजन डालेंगे तो मुंह से ही आपका पाचन क्या हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा। अब जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहता है उसका पाचन तो मुंह में ही हो जाता है, लार द्वारा ही कर लिया जाता है। फिर धीरे धीरे हम नीचे आते जाएंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, इन सब के अलग अलग पाचन होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स उनके पाचन करते हैं। आगे देखते हैं।
अब देखिए लार ग्रंथि के बारे में समझते हुए चलते हैं कि लार ग्रंथि क्या है। ये ग्रंथि मुंह में स्थित होती है और लार के उत्पादन में के लिए उत्तरदायी होती है। ये कहाँ पर होती है? मुंह में होती है और लार के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है, जिसमें एंजाइम्स जैसे एंजाइम होते हैं और जो आपके एमाइलेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च के पाचन में क्या करते हैं, प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो लार किसका पाचन स्टार्ट कर देगी? स्टार्च का पाचन स्टार्ट कर देगी। लार भोजन को आसानी से निगलने के लिए भी, उसे चिकना बनाने के लिए भी मदद करती है। अगर आप सूखा सूखा भोजन करेंगे तो आपके जो नली होती है वो आपके छिलने का डर, मतलब आपको जलन होने लगती है क्योंकि वो छिलने लगता है। मगर लार क्या करेगी? उसको उसको नरम बनाएगी, साथ में उसको चिकनाहट देगी, जिससे आप अगर उस भोजन को निगलेंगे तो आपको आसानी होगी। अब देखते हैं गृहिणी क्या होती है। देखिए गृहिणी को देख लेते हैं। ये क्या करती है? छोटी आंत का पहला खंड जहाँ पोषण तत्वों का महत्वपूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। यहाँ पे सब ये पहला आपका जो छोटी आंत का पहला खंड होता है जिसे गृहिणी बोलते हैं। ये क्या करती है? आपका जो पोषण तत्व होते हैं उन्हें महत्वपूर्ण जो पाचन होता है वहीं से स्टार्ट होने लगता है। ये अमाशय से आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को अग्नाशय से पाचन एंजाइम और यकृत से पित्त प्राप्त करती है। क्या करेगी? यकृत से पित्त प्राप्त करेगी और भोजन अग्नाशय से पाचन एंजाइम प्राप्त करती है। देखिए आगे देखते हैं। अब अग्नाशय क्या होगा, मैं सबके बारे में डिटेल ले आई हूँ, थोड़ी थोड़ी आप देख लीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसे भी कर लीजिएगा। ये अंग छोटी आंत में पाचन एंजाइम स्रावित करने, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अंग क्या करते हैं? छोटी आंत में पाचन एंजाइम स्रावित करते हैं और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकाइन का भी उत्पादन करता है। अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन और ग्लूकाइन का भी ग्लूकाइन जो होता है इसका भी क्या करता है? उत्पादन करता है, जो शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। मतलब आपके शरीर में जो शर्करा होता है, शुगर लेवल जो होता है उसको क्या करके रखता है? वो आपका स्तर को नियंत्रित करके रखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? अब आपको ये बताना है वसा का पाचन प्रोटीनेज द्वारा, एमाइलेज द्वारा, लाइपेज द्वारा या लार द्वारा। अब इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। इसका आंसर सब लोग लगाते हुए चलेंगे और आंसर भी देते हुए चलेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज द्वारा। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन आपका लाइपेज करता है। आगे देखते हैं लाइपेज क्या होता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा लिपिड के हाइड्रोक्लोरिसिस को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिसिस जो होता है उसे उत्प्रेरित करता है। कौन? लाइपेज। लाइपेज भी क्या है? एक एंजाइम्स होते हैं। याद रखना सारे एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, मगर सब प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते, हमें ये भी ध्यान देना है। लाइपेज अग्नाशय मुंह और पेट में बनता है। लाइपेज कहाँ बनेगा? आपका अग्नाशय में बनेगा, मुंह में बनता है और पेट में भी बनता है। ये आहार लिपिड यानी आपका ग्लाइसोराइड वसा तेल के पाचन, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक होता है। कौन? आहार लिपिड जो होता है वो आपके पाचन, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। कौन? आपका आहार लिपिड। इसके बाद ये पाचन तंत्र में अग्नाशय लाइपेज प्राथमिक एमाइलेज है जो आहार वसा को छोटे अणुओं में क्या कर देता है? तोड़ देता है, जिसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉयल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉयल कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बड़ा है, चलिए इसे रीड कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है ये कि भोजन का पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन का पाचन क्या होता है? पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य। शेर, गाय, मनुष्य आदि जैसे जानवर में भी इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होकर गुहा तक समाप्त होने वाली विभिन्न अंगों का उपयोग शामिल होता है। नालिका का सबसे लंबा भाग के रूप में जाना जाता है। अब बताइए इनमें से जो आपकी भोजन जो हम ग्रहण करते हैं पाचन अंग में होता है, सबसे लंबी कौन सी नलिका होती है? अमाशय सबसे लंबा होता है, छोटी आंत सबसे लंबी होती है, ग्रास नली सबसे लंबी होती है, या आपकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है? अब आपको इसका आंसर देना है।
जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। याद रखना, सबसे लंबी आपके जो भोजन में पाचन क्रिया में जो सबसे लंबी आपकी नली होती है वो होती है छोटी आंत। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। छोटी आंत मनुष्यों, शेरों और गायों सहित अधिकांश जानवरों में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होती है। ये भोजन से पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके भोजन तत्वों का पाचन भी करेगी, उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट मतलब हम बोल सकते हैं पोषक तत्व जो होंगे उनको क्या करेगी, वो उसको शोष भी लेती है यानी अवशोषण कर लेती है। फिर इसके बाद आपकी छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहले ग्रहणी होती है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। इसे ड्यूडेनम बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं और इलियम। 3 भागों में ये बटा होता है आपका कौन, छोटी जो आपकी इंसेंटाइन होती है यानी छोटी आंत होती है वो 3 भागों में बनी होती है। ये 6 मीटर से लेकर आपकी कितनी होती है, ये 6 मीटर से लेकर आपकी 20 फीट तक मापी जा सकती है। जो इसे बड़ी आंत से काफ़ी लंबी होती है। जो क्या होती है, बड़ी आंत से कैसी होती है, काफ़ी लंबी होती है। अमाशय देख लेते हैं। ये एक पेशीय अंग है जो ग्रासनली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। जो कहाँ पर होता है, आपके ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। ये भोजन के यांत्रिक और रासायनिक टुकड़े के लिए जिम्मेदार होता है। आपके जो भोजन होता है उसका जो यांत्रिक और रासायनिक टुकड़े होते हैं उनको तोड़ने के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। साथ में ही अमाशय गैस्ट्रिक रस का स्रावन करता है। कौन सा, आपका गैस्ट्रिक रस जो होता है उसका स्रावन भी करता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचन एंजाइम शामिल होते हैं। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा और पाचन एंजाइम्स जो होंगे वो भी शामिल होंगे, जो क्या करते हैं, पाचन में हमारी मदद करते हैं। अब बड़ी आंत को देख लेते हैं हम लोग। बड़ी आंत जिसे है ना आपके क्या बोला जाता है, जिसे बृहदान्त्र के रूप में भी जाना जाता है। ये पाचन का अंतिम भाग होती है। ये क्या होती है, पाचन का सबसे अंतिम भाग होता है आपकी बड़ी आंत। इसका प्राथमिक कार्य अपचे भोजन अवशोषण से पानी और हाइड्रोलाइटिस को अवशोषण करना होता है, जो ठोस अपशिष्ट मल बनाता है। जो क्या बनाता है, ठोस अपशिष्ट मल बना देता है, उसका अवशोषण कर लेती है ये कितनी होती है आपकी, ये 1.5 मीटर, वो कितनी सी आपकी 6 मीटर की थी, ये 1.5 मीटर होगी यानी 5 फीट की होती है और वो 20 फीट की होती है। देखते हैं अब ग्रास नली को देख लेते हैं कि ग्रास नली जिसे भोजन नली के रूप में भी जाना जाता है। ग्रास नली को किस नली के रूप में जाना जाता है, भोजन नली के रूप में भी जाना जाता है। ये पेशी नली जो गले ग्रैसनी को अमाशय से जोड़ती है। जो किसको जोड़ती है, आपके गले से अमाशय को जोड़ती है। इसका मुख्य कार्य निगले हुए भोजन और तरल पदार्थों को क्रमानुकुंचन गति द्वारा मुंह से अमाशय तक पहुंचाना होता है। क्रमानुकुंचन यानी धीरे धीरे नीचे पहुंचाती है, क्रम अनुसार पहुंचाती है और अमाशय तक पहुंचा देती है। मुंह से कहाँ पहुंचा देती है, अमाशय तक पहुंचा देती है। फिर इसके बाद आपकी जो ग्रास नली होती है ये पोषण तत्वों के पाचन तथा अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें भी पोषण तत्वों का पाचन होता है और उनका अवशोषण होता है। अब छोटी आंत को देख लेते हैं हम लोग कि छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होती है। छोटी आंत जो होती है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होती है। अधिकांश तत्वों जो आपके पोषक तत्वों का अवशोषण के लिए जिम्मेदारी छोटी आंत महत्वपूर्ण होती है, सबसे लंबी भी होती है। उसमें जो पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण कहाँ पर हो जाती है, आपकी छोटी आंत में ही हो जाती है। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग कि ये 3 खंडों में विभाजित होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था आपकी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में ये 3 भागों में क्या होती है, आपकी विभाजित होती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। आहार नली के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रस जो है वो आपके वसे के पाचन में क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वसे के पाचन में। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। अग्नाशयी रस लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष, पित्त रस अग्नाशयी रस, लार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका आपको आंसर देना है। चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पित्त रस और अग्नाशयी रस। ये क्या करते हैं, वसा के पाचन में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब ये क्या करता है, देखिए, अंगों द्वारा स्रावित पित्तरस अग्नाशयी रस वसा के पाचन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्तरस जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, आपके यकृत द्वारा स्रावित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। आपका जो पित्तरस होता है इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, एंजाइम्स नहीं होते हैं इसमें। अब देखिए, पितरस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। ये भोजन को कैसा बना देता है, पितरस क्षारीय। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पितरस द्वारा भोजन को किस में परिवर्तित किया जाता है, अम्लीय रूप में, क्षारीय रूप में, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया तो याद रखना इसको क्षारीय रूप में परिवर्तित कर देता है कौन, आपका पितरस। और ये अणुओं को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा ही स्रावित होता है। जो अग्नाशयी रस है वो किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, अग्नाशय द्वारा ही स्रावित होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लियस, आपके एमाइलेज और लाइपेज और एंजाइम्स होते हैं। अग्नाशयी रस का स्रावण आपका हार्मोन स्त्राही और कोलेस्ट्रॉल जो आपका रहता है द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, लाइपेज आपके वसा एंजाइम्स होता है। लाइपेज वसा का पाचन एंजाइम होता है। टाइलिन लार पाचन एंजाइम्स होता है। देखो, लाइपेज किसका होगा, वसा का होगा, जबकि टाइलिन किसका होगा, आपका लार का होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक करता है और आपके मानव अमाशय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है, अमाशय की दीवारों से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पित्तरस किस में बनता है। अब आपको ये बताना, पित्तरस अभी आपको पता है, वृक्क, लार ग्रंथि, यकृत या फेफड़े। अब जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा कि पित्तरस का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत में पित्तरस का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए भी चलेंगे। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है वो शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत यकृत मुख्य रूप से पित्तरस को स्रावित करता है। किसको करता है, पित्तरस को स्रावित करता है, जो आपके पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस और अग्नाशयी रस को छोटी आंत में एक सामान्य, किसमें, एक सामान्य, छोटी आंत में एक सामान्य वाहिनी द्वारा छोड़ दिया जाता है। एक सामान्य वाहिनी द्वारा छोड़ दिया जाता है। अप्रयुक्त ग्लाइको फिर इसके बाद ये अप्रयुक्त ग्लूकोज को आपके ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित किया जाता है। हिपैरिन, यूरिया और पितरस यकृत में उत्पन्न होता है। कौन, हिपैरिन, यूरिया और पितरस कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यकृत से उत्पन्न हो रहा है। यकृत को रक्त की प्रमुख आपूर्ति पोर्टल सिरा 75% द्वारा होती है और आपका हेपेटिक धमनी जो होता है उस 25% द्वारा शेष होती है। जो यकृत में रक्त की आपूर्ति जो होती है वो आपकी जो पार्टल सिरा द्वारा 75% होती है और धमनी द्वारा कितना होता है, आपका 25% की जाती है आपूर्ति रक्त की। यही कारण है कि यकृत को दोहरे रक्त आपूर्ति के लिए भी जाना जाता है। इसलिए यकृत को किसकी, दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए भी जाना जाता है यकृत को। ये वर्ड याद रखिएगा कि दोहरी रक्त आपूर्ति के लिए किसे जाना जाता है, यकृत को जाना जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि लार के पाचन में मदद करता है। अब बताइए लार के पाचन में कौन मदद करता है, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या वसा। लार किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या वसा। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये स्टार्च। क्योंकि लार जो होता है वो स्टार्च के आपके जो पाचन होता है उसमें क्या करता है, मदद करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार पानी जैसा और आमतौर पर कुछ आपका झागदार पदार्थ होता है जो मनुष्य सहित कुछ जानवरों के मुंह में भी उत्पादित होता है। लार आपका ग्रंथियों से उत्पादित लार में 98% क्या होता है, पानी होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइटस, बलगम, जीवाणुरोधी योगिताएं भी होती हैं जो विभिन्न एमाइलेज सहित कई महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो आपके जीवाणुरोधी होते हैं। आप मुंह में कुछ भी ऐसा खा रहे हैं जिसमें जीवाणु है, उन्हें मारने में भी क्या करता है, मदद करता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लार के पाचन कार्यों में भोजन गीला करता है। लार क्या होता है, भोजन को क्या कर देता है, गीला कर देता है, उसकी लुगदी बनाने में मदद कर देता है और आसानी से निगला भी जा सकता है। लार एमाइलेज आपका जो होता है एंजाइम होता है, जो कुछ आपका स्टार्च का माल्टोज डेक्सट्रिन में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, माल्टोज या डेक्सट्रिन में इनको तोड़ देता है। साथ में क्या करता है, इस प्रकार के भोजन का पाचन पेट में पहुंचने के से पहले ही मुंह के भीतर होने लगता है। धीरे धीरे आप जब भोजन ग्रहण करते हैं, आपके पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि मानव में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। अब आपको ये बताना है कि मानव में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है। अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या आपकी ग्रास नली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटी आंत। सबसे लंबा भाग पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटी आंत होता है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का क्या होती है, छोटी आंत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर 22 फीट यानी 6 मीटर से लेकर 7 मीटर तक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन के पाचन को पूरा करना होता है। क्या होता है, भोजन के पाचन को पूरा करना होता है। छोटी आंत का जो कार्य होता है वो, छोटी आंत आपके माध्यम से भोजन का आपका पारित होने आमतौर पर 3 से 6 घंटे लगते हैं। याद रखना कि छोटे आंत में माध्यम से भोजन का जो पाचन है उसे होने पे आमतौर में 3 से 6 घंटे लगते हैं। मतलब 3 से 6 घंटे में आपका भोजन क्या हो जाता है, पूरे तरीके से पच जाता है, पाचन हो जाता है उसका। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है। अब आपको ये बताना है, मुख गुहा जब आप भोजन ग्रहण ही कर रहे हैं, अगर आपने, मैं बोल रही थी आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका ऑप्शन राइट बिल्कुल लगा पाएंगे। प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर देना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले किसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो मुख में ही आपका शुरू हो जाता है। मानव पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है भोजन प्रणाली और दूसरा होता है आपके संबंधित ग्रंथियाँ। मुख गुहा में गुहा की ओर ले जाता है, जो मुख गुहा की ओर ले जाता है। मुख गुहा में कई दांत, आपके मांसपेशियां वगैरह, जिब्बिया वगैरह होती है। ये दिया है। ये इसमें मुख गुहा की ऊपरी तलुआ कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अमाशय द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या होती है। अमाशय जो बलगम स्त्रावित करता है इसकी भूमिका क्या होती है, आपको ये बताना है। अमाशय की परत की रक्षा करता है, वसा को पचाता है, भोजन को कीटाणुओं से को मारता है या प्रोटीन को पाचन करता है। आपको इसका आंसर देना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी अमाशय की परत की रक्षा करता है। क्योंकि देखिए अमाशय से क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, उस एसिड से अमाशय की परत की यानी दीवारों की रक्षा करने के लिए बलगम का यानी श्लेष्म का क्या होता है, स्त्रावण होता है। आगे देखिए, श्लेष्म यानी झिल्ली यानी गैस्ट्रिक बलगम जो होता है ये जेल अवरोधक होता है, जो आपके अमाशयी भित्ति का उपकला कोशिकाओं और ग्रंथियों की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो पेट में जलन होने लगती है, तो वो एसिड के कारण परत की दीवारें क्या होने लगती हैं, जलने लगती हैं। इसके कारण हमको ऐसे जलन होती है, मगर ये बलगम जो रहता है वो हमारी जो परत होती है उनकी रक्षा करता है। ये बाधा में एक भाग के रूप में कार्य करता है, जो पेट में एसिड पाचन एंजाइम्स यानी जो निकलते हैं आपके लुमेस के भीतर, उनके बचाने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका तंत्र और रक्त वाहिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र और रक्त वाहिकाएं होती, पूछा गया है आपका लामिना प्रोप्रिया, म्यूकोसा, म्यूरेसिया, म्यूकोशा या सब म्यूकोसा। अब इसका नाम देना है आपको, जल्दी से इसका नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सब म्यूकोसा, जिसमें तंत्रिका तंत्र और रक्त वाहिनियाँ दोनों होती हैं। देखिए, ग्रास नली मलाशय तक आहार नली की दीवार में 4 परतें होती हैं। आपकी जो ग्रास नली से लेके मलाशय तक 4 दीवारें होती हैं। सिरोसा, पेशी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 दीवारें होती हैं।
आपकी जो सिरोसा होती है ये क्या कार्य करती है? तो सिरोसा ये सबसे बाहरी परत होती है और ये पतली मध्य कला की कुछ संयोजी ऊतक के साथ बनी होती है। आपकी जो पतली मध्य कला यानी पतली पतली आकार की होती है और साथ में संयोजी जो ऊतक होते हैं उनके द्वारा बनी होती है। ग्रास नली में ट्यूनिका आपकी एडिटिटिया भी कहा जाता है। इसे ट्यूनिका एडिटिटिया भी कहा जाता है। किसको? आपकी ग्रास नली को। फिर देखते हैं पेशी जो होती है सेकंड वाली, अभी हमने सिरोसा देखी, अब पेशी देख रहे हैं। 4 भागों में बटी हुई है ये। इसका निर्माण चिकनी मांसपेशियों द्वारा होता है, चिकनी मांसपेशियों द्वारा होता है। ये आमतौर पर आंतरिक परिपत्र और एक बाहरी अनुदैर्ध्य परत में व्यवस्थित होती है। कुछ क्षेत्रों में एक तिरछे मांसपेशी परत मौजूद होती है। इसमें क्या होती है? एक तिरछी मांसपेशी परत मौजूद होती है। सब म्यूकोसा देख लेते हैं। ये परतें ढीले संयोजी ऊतकों की बनी होती है और म्यूकोसा देखें हम लोग तो ये एक आंत की सबसे भीतरी परत होती है। ये आंत की क्या होती है? सबसे भीतरी परत होती है, देखिए। और ये 3 भागों में भी ये भी क्या होती है? बटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू हो जाता है? प्रोटीन का पाचन पूछा है, किस अंग से शुरू होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत या अमाशय? अब इसका आंसर देना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, अमाशय। अमाशय से किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है? प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। एमाइलेज ट्रिप्सिन आपकी ट्रिप्सिन हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन करता है। और अमाशय की मुख्य कोशिका HCl के साथ एंजाइम पेप्सिन को स्रावित करता है। इसलिए प्रोटीन का पाचन अमाशय से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाचन के बाद प्रोटीन में बदल जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन में क्या बदल जाता है? शर्करा, सुक्रोज, वसा या अमीनो एसिड। पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड। पशु पाचन में प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में बदलता है। अमीनो एसिड में भोजन विघात हो जाता है। अमीनो एसिड में उदाहरण जैसे ग्लूटामाइन, टायरोसिन और टायरोसिन जो होता है, इनमें क्या हो जाता है? ये उदाहरण होते हैं अमीनो अम्ल के। अमीनो एसिड आपके जीवन के निर्माण खंड में लिपिड अणु, तेज तेल और वसा का एक संयोजन होता है। चीनी जो मानव शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। चीनी यानी पूछे शक्कर जो होती है वो आपके ऊर्जा का एक स्रोत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे पदार्थ में से पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थ में से जल और कुछ लवणों का अवशोषण कर लेता है? ये बताना। छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय या ग्रास नली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी आंत। ये क्या करता है? आपकी बड़ी आंत भोजन में से अनपचे चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। जैसे मनुष्य में पाचन का तंत्र मुख गुहा, ग्रास नली, फिर इसके बाद ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुहा और साथ में सभी पाचन ग्रंथियां होती हैं। पाचन शुरू मुख से हो जाता है। पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से हो जाती है। और फिर इस ग्रास नली का हिस्सा आपके मुख को अमाशय से जोड़ती है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो जाता है। प्रोटीन का पाचन किस में हो जाता है? आपका अमाशय में हो जाता है प्रोटीन का पाचन। अमाशय में सरल शर्करा, अल्कोहल और आपका साथ में ही दवाएं अवशोषित होती हैं। पचे हुए भोजन में आपके पोषण तत्व छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं, मगर बड़ी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में अधिकतम अवशोषण हो जाता है। मगर कुछ अगर आपके भोजन में कुछ पदार्थ जो है वो अवशोषण होने के लिए रह जाते हैं तो उनका अवशोषण कहाँ कर दिया जाता है? बड़ी आंत में कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? बड़ी आंत में कर दिया जाता है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन विद उसमें डिटेल वगैरह आपको सब बता दी है। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह क्लास देखते रहिए। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर ज्वाइन हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मैम इसके बाद फिर मैम की क्लास आएगी उसे भी ज़रूर देखिएगा जो आपके बाल विकास से रिलेटिव है। जो हमारी महिला पर्यवेक्षक की क्लास है इसमें हम स्वास्थ्य और पर्यवेक्षण से आज की क्लास जो 5 नंबर की थी वो कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।